हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो शुरू किया था वो था मैट्रिक टेंसर और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चले देखें मैट्रिक टेंसर क्या होता है, उसके बारे में समझें आप पहले। कि समझा दिया था वैसे तो मैंने मैट्रिक टेंसर क्या होता है, इसको स्टार्ट कर लिया था आपने, कार्टेशियन में बता दिया था, फिर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, टेंसर फॉर्म में, और हम BI और BJ कैलकुलेट कर चुके थे। और आई होप बच्चों ने आपने सभी ने करके रखा होगा BI और BJ कितना होगा। सिंपल सा है, दो वेक्टर है, उनका स्केलर प्रोडक्ट या फिर आपको अदिश गुणन करना था। समझ में आ रही है। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का मुझे क्या करना है, अदिश गुणन। ठीक है, देखें फटाफट कि ये किस तरीके से होगा। तो आई हैव टू कैलकुलेट BI वेक्टर डॉट BJ वेक्टर। समझ में आ गई। ये आपको डॉट पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो आपका BI वेक्टर था वो था डेल x1 अपॉन डेल xi बार आई कैप, डेल x2 अपॉन डेल xi बार j कैप, प्लस डेल x3 अपॉन डेल xi बार k कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है डेल x1 अपॉन डेल xj बार आई कैप, प्लस डेल x2 अपॉन डेल xj बार, है ना, j कैप, प्लस डेल x3 अपॉन डेल xj बार k कैप। बात समझ में आ रही है। ये तो है आपका BI, क्योंकि BI की डेफिनेशन होती है डेल आर अपॉन डेल UI। R में तो ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट हो गए, और UI का मतलब XR बाई XI बार XI बार XI बार। ठीक है, और BJ का मतलब है आपके R में तो डेल आर अपॉन डेल UJ। R का मतलब उसमें 3 कोऑर्डिनेट है, और UJ मतलब XJ बार XJ बार XJ बार। समझ में आ गई। डॉट प्रोडक्ट करोगे कैसे, I का I से, J का J से, K का K से, है ना। ये तो आपके 11th क्लास का काम है, कोई नया काम नहीं है। तो आपको इसको इससे करोगे तो I डॉट I1 हो गया, इधर आपका ये हो गया। समझ में आ गई। ये तो हो गया I का I के साथ, फिर J का J के साथ करोगे तो कितना आएगा, डेल x2 अपॉन डेल xi बार डेल x2 अपॉन डेल xj बार। ठीक है, फिर ये 3 का करेंगे अपन डेल x3 अपॉन डेल xi बार। भाई आज मेरी आवाज़ ना थोड़ी कम ही निकल रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है भाई, तो ये मैंने I J और K का आपस में क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणन या फिर स्केलर प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो होता वेक्टर क्वांटिटीज़ का है, बट इससे जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुझे कहीं भी I J K नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा क्या आ गया, BI डॉट BJ। समझ में आ गई। इसी इक्वेशन को इतना बड़ा लिखने के बजाय क्या मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ, ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए भाई, समेशन की फॉर्म में, समेशन 2। क्यों, क्योंकि मेरे पास I भी है और मेरे पास J। या फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, अपन इसको ऐसे लिखे, एक ही रखते हैं, है ना, और इस तरीके से लेते हैं, डेल एक्स के अपॉन डेल XI बार और डेल एक्स के अपॉन डेल XJ बार। समझ में आ गई। और जो K है उसी की वैल्यू तो 1 से 3 जा रही है। भाई आप समेशन कैसे डिसाइड करते हो कि आप किन किन को ऐड कर रहे हो, तो 3 कंपोनेंट 1 2 3, तो I बराबर 1 2 3 रखते जाओ आपके पास, क्योंकि इनमें तो 1 2 3 रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ भी IJ आ रहा है, यहाँ भी IJ, यहाँ भी IJ। अगर सपोज करो ये +1 आगे आगे प्लस बढ़ रहा होता तो ये भी 1 2 3 हो रहे होते, तो हम उसके समीशन की लिमिट लगाते I बराबर J बराबर 1 से 3, बट केवल समीशन में केवल K ये जो है यही 1 2 3 हो रहा है। समझ में नहीं, तो दो समीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। बात समझ में आ गई। ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 7 मिली है BI डॉट BJ, यानी कि दो बेस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये कहलाता है आपका दूरिक प्रदिश गुणांक, यानी कि मैट्रिक टेंसर कोफिशिएंट, या इसको सिंपली दूरिक गुणांक या मैट्रिक कोफिशिएंट भी कह देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है GIJ से। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, हेयर BI डॉट BJ is represented by GIJ, and it is called metric coefficient, या फिर दूरिक गुणांक बोला जाता है, और इसको व्यक्त किससे किया जाता है, GIJ से व्यक्त
किया जाता है। समझ में आ गई? तो मैं नीचे कैसे दिखा दूं कि ये जो जी आई जे है दैट इज व्हाट, दैट इज बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर। अब हम जानते हैं कि बेस वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। बेस वेक्टर होता है, वेक्टर है तो कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो हम जानते हैं कि जो बी आई वेक्टर है उसको आप कैसे खोलोगे, एच आई ई आई कैप से खोलोगे भाई, है ना। और इसको किससे खोलोगे, बी जे को एच जे ई जे कैप से, सिंपल सी बात है। तो ये एच आई जो है वो स्केल फैक्टर कहलाता है। हमें पता है कि बेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केल फैक्टर कहलाता है, पता है हम सभी को। तो बी आई का तो हो गया स्केल फैक्टर एच आई और बी जे का स्केल फैक्टर हो गया एच जे। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका पहला बेस वेक्टर और ये आपका दूसरा बेस वेक्टर, ठीक है भाई। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसमें आप एक चीज देखो, डॉट प्रोडक्ट तो ठीक है बट इसमें हमें ये नहीं पता कि ये ई आई ई जे क्या है। तो जब जब आई और जे इक्वल होंगे तब तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे देन आई जे के बराबर नहीं है, तो जी आई जे की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है जीरो होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जब आई जे के बराबर नहीं है, सपोज करो ये E1 है और ये E2 है, तो E1 डॉट E2 क्या लिखोगे आप, जीरो ही तो होता है। हम जानते हैं ना कि आई डॉट आई तो 1 होता है पर आई डॉट जे जो होता है वो 0 होता है, जानते हैं हम, ठीक है। तो I1 अगर आई भी 1 है जे भी 1 है तो E1 डॉट E1 1 हो जाएगा। बट अगर आई 1 है जे 2 है यानी कि आई और जे बराबर नहीं है तो जी आई जे की वैल्यू 0 हो जाएगी सिंपली, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ आई इज इक्वल टू जे, तो फिर ये जी आई जे नहीं कह करके हम इसे जी आई आई कह दें या जी जे जे कह दें, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे है। समझ में आ रही है बात? इन दैट केस ये जो जी आई आई है वो किसके बराबर होगा, एच आई इंटू एच आई के, क्योंकि ये ई आई डॉट ई आई तो 1 हो जाएगा और ये जो जे है उसकी जगह पर भी आप आई लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एच आई स्क्वायर बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस लेवल पे आके इसमें कोई दिक्कत होगी, ये तो सिंपल सी बात है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इस केस में तो ई आई डॉट ई जे कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बट इन दिस केस ई आई डॉट ई आई की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। समझ में आ रही है? तो 0 होने का रीज़न ये है, ये दोनों, और ना होने का रीज़न ये है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो हम इस कंडीशन का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें तो हमारा एक्सप्रेशन या मैट्रिक कोफिशिएंट ही 0 हो रहा है, तो हम आगे कैसे चलेंगे, तो हम चलेंगे इसके थ्रू। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये आपका डेफिनेशन हो गई किसकी, मैट्रिक कोफिशिएंट की। और ये डेफिनेशन हो गई कि जब आई जे के बराबर होगा तब तो इसकी वैल्यू आएगी, और कितनी आएगी, एच आई स्क्वायर आएगी या एच जे स्क्वायर आएगी। मैंने जे की जगह पर आई रखा है, आप आई की जगह पर जे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आ रही है? अब इसमें सुनिए कि इफ system is not orthogonal, if system is not orthogonal, orthogonal मतलब लांबिक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, then in 3D space Gij has 9 components। समझ में आ रही है? यानी कि अगर सिस्टम ऑर्थोगोनल नहीं होगा, लांबिक नहीं होगा, तो जी आई जे के कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 9 ही तो मिलेंगे भाई। 3 तो देखो एच आई का स्क्वायर है ना, तो आई में 3 होंगे और उस दूसरे आई में भी 3 होंगे, मिलकर के कितने हो गए, 3 का स्क्वायर 9 हो गए, तो 9 कंपोनेंट मिलेंगे। पर उस केस में सिस्टम कैसा नहीं होगा, आपका ऑर्थोगोनल नहीं होगा। समझ में आ गई? अब आप क्या देखो कि ये जो है हमारा, है ना, बी आई डॉट बी जे की जगह पे मैं जी आई जे लिख सकती हूँ। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, जी आई जे इज इक्वल टू बी आई डॉट बी जे इज इक्वल टू, वैल्यू रख सकते हैं अपन, समेशन के इज इक्वल टू 1 2 3 डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार और डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे बार। समझ में आ गई बात आपको? ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 8, है ना। उससे पहले तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, उससे पहले आप एक काम करो, इसको डालो 8
और इसको मैं डाल देती हूँ 9। ठीक है, अब मैं यूज करूंगी मेरी जो प्रीवियस इक्वेशन थी, जो मुझे यूज कहाँ आई थी, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं इस bi.bj की वैल्यू को यहाँ पे gij उठा करके, क्योंकि bi.bj क्या है, मेट्रिक कोफिशिएंट, उसको मैं यहाँ पे रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती, रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको वापस उठा रही हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखें, यूजिंग इक्वेशन 1 अगेन। ठीक है, तो मेरे पास जो dl स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी समेशन i और j इज इक्वल टू 1 से 3। यहाँ पे आपने 2 समेशन यूज किए थे, मैंने उस एक में ही दोनों बता दिए। अब दोनों भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैडम ने अचानक से एक कैसे यूज कर दिया। ठीक है, फिर ये जो bi.bj था उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, gij, अभी अभी बताया। ठीक है, और क्या आएगा, और आपने यहाँ पे यूज किया dy duj, तो dy duj की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टेंसर फॉर्म में। टेंसर फॉर्म में हम लिखेंगे, अभी तो बताया था आपको, dxi बार dxj बार, क्योंकि हमने देखो ना कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का जो नोटेशन बताया था टेंसर में, वो u1 का x1 बार था, u2 का x2 बार था, u3 का x3 बार था। तो du1 का क्या होगा, dx1 बार, du2 का क्या होगा, dx2 बार, du3 का dx3 बार होगा। तो dy का क्या होगा, dxi बार, और duj का क्या होगा, dxj बार। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, और यही आपका इक्वल होगा किसके, dl बार के स्क्वायर के, पता है ना आपको? ठीक है भाई, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जब dl स्क्वायर dl बार के स्क्वायर के बराबर है, तो ये gij की जगह आप gij बार भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा, देयरफॉर dl स्क्वायर विल बी ij इज इक्वल टू 1 to 3 gij बार dxi बार dxj बार। इसका मतलब क्या है कि जो gij है वो किसके बराबर है, gij बार जो है वो किसके बराबर होगा, gij के, है ना। और आपको एक बात बताऊं, ये जो gij होता है ये व्युत्क्रमणीय सदिश होता, प्रदिश होता है। व्युत्क्रमणीय मतलब नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब नॉन सिंगुलर, है ना। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि जिसमें जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। ठीक है, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ gij इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गई, नॉन सिंगुलर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो gij होता है वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर टेंसर। ये होता है नॉन सिंगुलर टेंसर, दैट मीन्स इसका जो वो होता है डिटर्मिनेंट, वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो किसका हो गया, मैट्रिक टेंसर का। ठीक है, अच्छा एक और बात सुने इसमें आप अच्छा एक मेरे को ना करेक्शन जो दिख रहा है वो क्या है ये जो आपने कहा था ना कि ये bi.bj इज रिप्रेजेंटेड बाय gij, भाई मेरे माइंड से मिस हो गया, ये gij बार से रिप्रेजेंट किया रहता है ना, तो आप ये gij बार कर लेना हर जगह पर, यहाँ भी, है ना। तो ये भी क्या बन जाएगा, gij बार। ठीक है, अब ये तो एक ही चीज हो गई, gij बार से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ये क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। gij बार जो होती है वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और इसकी एक खास बात तो ये होती है कि जो gij बार है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, नॉन सिंगुलर का मतलब। दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसका एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें अगर आप इसके इंडिसेस को चेंज कर दें,
है ना, तो वो इक्वल होता है, मतलब उनका क्रम बदल देता हूँ, यानी कि GIJ बार जो होता है वो GJI बार के बराबर होता है। व्युत्क्रमणीय मतलब अगर आप इनका क्रम बदल दें तो वो इक्वल आते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो आज हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक टेंसर। मैट्रिक टेंसर को हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि BI.BJ निकाला, उसका डॉट प्रोडक्ट जो था उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, GIJ बार से, है ना। नोटेशन है भाई, अब ये फिक्स है कि बार से ही करते हैं तो बार से दिखा दिया मैंने, है ना। बाकी GIJ इंपॉर्टेंट है, अब दिखा रखा है कि भाई इसी बार से ही रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप बार से ही कर दो, नोटेशन है ये तो, ठीक है। GIJ बार इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक कोफिशिएंट। फिर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें इक्वल 0 कब होगा और कब नहीं होगा। बस हमने वैल्यू उठा करके रख दी और बता दिया लास्ट में कि जो GIJ बार होता है वो एक व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। इसका और दूसरी बात क्या है, क्रम बदलने से ये बदलता भी नहीं है। समझ में आ गई? तो मैट्रिक टेंसर इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर के उसमें पूछ लिया जाता है इसको। अब हम जो कल करेंगे वो है, शुरू करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन। तो कल का हमारा जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिराक डेल्टा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आता है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको छोड़ भी सकती थी, ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिट का 95% काम पूरा हो चुका है। समझ में आ गई? तो डिराक डेल्टा फंक्शन मैं बताऊंगी आपको, इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी, ये आपको सिंपल पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने इस यूनिट में। डिराक डेल्टा फंक्शन होते ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।